हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडीज़। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशंस और उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ये सभी मिल जाएगा। बट उस सब के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे इस MP स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, जहां पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगे। Links are provided in the description box. Okay, so let's start over today's video. So now we are starting biochemistry का unit number 4, chapter number 1, nucleic acid metabolism and genetic information transfer का part 1। ठीक है, ओके। सो इस पार्ट में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे फर्स्ट हम लोग देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड द फंक्शंस ऑफ DNA एंड देन रेप्लिकेशन, दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ओके, सिर्फ यही दो टॉपिक्स हम लोग इस पार्ट में कवर अप करने वाले हैं एंड प्लस जेनेटिक कोड ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये ऊपर वाला पार्ट पूरा कवर करेंगे एंड ये जो बचे हुए पार्ट्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स, ये हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3। ओके, now let's start with our today's lecture. Okay, so न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी अपना DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। ठीक है, RNA और DNA के बीच का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो आपको पता ही है। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, DNA डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, RNA के बेस पेयर्स यूरासिल होता है, यहाँ पे थाइमिन होता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब क्या? न्यूक्लियोटाइड्स मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलके बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोसाइड में क्या आता है? तो न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल्स टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल्स टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, यानी न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, बराबर ना? ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को मिलके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर बनता है एक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो एक पेंटोज शुगर होता है। ठीक है, ये पेंटोज शुगर समझने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन है, पेंटोज शुगर है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 4 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 5। ओके, ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ब्रिजेस, वो जॉइन होते हैं कार्बन नंबर 3 से और कार्बन नंबर 5 से। ठीक है, यानी फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो एक यहाँ से जॉइन होता है और एक यहाँ से जॉइन होता है। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपको बताता हूँ, रुको, वेट अ मिनट, देखो, हाँ बताता हूँ। हाँ, ये अपना एक न्यूक्लियोटाइड है, बराबर। ये जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है, यानी पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ये फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट देखो, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड ये 5। ठीक है, ये 5 कार्बन पे ये अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ से दूसरा एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, यहाँ पे दूसरा एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप नीचे का जो पेंटोज शुगर है, ठीक है, उसके 5th कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, ये जो 3rd कार्बन से है और इधर 5th कार्बन से जुड़ा होगा, 5th, तो 3 और 5th से पर मतलब इसका थर्ड कार्बन
और इसका 5th कार्बन पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स एक दूसरे को ज्वाइंट होते हैं बाय फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट आर फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड? What are the functions of nucleic acid? DNA is a chemical basis of heredity. DNA जो होता है वो केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है और उसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। DNA के अंदर अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और वो हेरिडिटी में यूज़फुल होता है, मतलब अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो इनहेरिट करता है अपने नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। फर्दर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्यूलर फंक्शन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ DNA, ठीक है। जो सेल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो DNA कंट्रोल करता है, ओके। द DNA इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो DNA होता है उसके वो बहुत सारे जीन्स से बना हुआ होता है, ठीक है। जीन्स मतलब कुछ उसके जो पार्ट्स होते हैं, ये एक जीन, ये दूसरा जीन, ऐसे वो जीन्स में डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है। और हर एक जीन के पास एक अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ जीन के पास क्या बोल सकते हैं, हेयर कलर होता है, कुछ जीन्स के पास आई कलर होता है, कुछ जीन्स के पास हेयर का शेप होता है, ठीक है। किसी के पास नोज़ का शेप होता है, ईयर्स कैसे हैं, ठीक है। ये ऐसे हर एक जीन्स के पास अपनी अपनी एक इन्फॉर्मेशन होती है अलग, ठीक है। द जीन्स कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मीडिएशन ऑफ RNA शोन बिलो, ठीक है। अभी ये जो जीन्स है, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल DNA से जब RNA बनता है, ठीक है, DNA से RNA जब बनता है इट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। RNA से जब प्रोटीन बनता है इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा, यानी शॉर्ट फॉर्म में कैसे कि DNA से डायरेक्ट अगर प्रोटीन बन रहा है, डायरेक्ट नहीं बनता, DNA से पहले RNA बनता है, आफ्टर दैट प्रोटीन। लेकिन लिखते टाइम पे हम लोग लिख सकते हैं कि DNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ओके। ये देखो, DNA से RNA बनता है, इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। RNA से प्रोटीन बना, इट इज़ ट्रांसलेशन। एंड DNA से DNA बन रहा है तो इट इज़ रेप्लिकेशन, ठीक है। मतलब एक DNA से 2 DNA बन रहे हैं, रेप्लिकेशन में 1 से 2 होता है, ठीक है। तो DNA से DNA बन रहा है तो इट इज़ रेप्लिकेशन, ठीक है। और RNA से जब DNA बनता है, ठीक है, मतलब ये DNA से RNA गया तो इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से अगर DNA में आ रहा है तो इट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? जैसे कि एड्स का जो वायरस है अपना, HIV वायरस है, ठीक है, वो जब वायरसेस के अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो वायरस है ऐसे हैं, ठीक है, वो जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, मतलब उनका जो RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, वो डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेट हो जाता है, ठीक है, और फिर वो रेप्लिकेट करने लगता है DNA रेप्लिकेशन के थ्रू, जिसकी वजह से वो वायरस अपने बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है, ओके। सो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं DNA के बारे में कि DNA किसने ढूंढा था। तो जॉन फेडरिक मीशर जो एक स्विच रिसर्चर थे, उन्होंने DNA का खोज किया था, ठीक है। और DNA के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भरी हुई रहती है, ये बताया था अवेरी, मैकलाइड एंड मैकार्थी ने, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज की थी कि अपना जो DNA है उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जॉन फेडरिच मीशर ने क्या ढूंढा था कि DNA को ढूंढा था, उन्होंने सेल में से DNA को ढूंढा था, और इन्होंने ढूंढा कि ये DNA जो है वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ओके। इनके एक्सपेरिमेंट को भी मतलब ज़्यादा ये नहीं माना गया, कि प्रॉपर माना नहीं गया था, लेकिन स्टिल दे आर कंसिडर्ड कि उन्होंने ही ढूंढा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वॉज कैरिड बाय DNA। तो DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है? DNA का स्ट्रक्चर आपको पता है, ठीक है। इट इज़ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसमें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन कम रहने वाला न्यूक्लियोटाइड है, शुगर है इनके पास।
ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, नेमली ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए के अंदर 4 चीज़ें हैं। एक तो डीऑक्सी एडेनाइलेट, डीऑक्सी ग्वानाइलेट, डीऑक्सीसाइटिडाइनाइलेट और डीऑक्सीथाइमाइडाइलेट, ठीक है। मतलब डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी या फिर टीएमपी भी बोल सकते हैं। ये डी इज़ नथिंग बट द डीएनए या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एएमपी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जीएमपी। तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टीएमपी बोल सकते हैं या फिर टीएमपी बोल सकते हैं। क्यों पता है? ये जो टीएमपी है, यानी अपना जो टी है थाइमीन, वो सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। तो ठीक है, तो टीएमपी यानी वो डीएनए में ही होता है, तो उसे स्पेसिफाई किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा कि डीएमपी या फिर टीएमपी डायरेक्ट। ये अपना डीएनए का स्ट्रक्चर है। ओके, डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये डबल स्ट्रैंडेड अपना डीएनए, 2 स्ट्रैंड से बना हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये एक पेंटोज शुगर है, बराबर। इसका जो 3rd कार्बन था, यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और ये जो दूसरा पेंटोज शुगर है, इसका 5th कार्बन जो है, वहाँ से वही, ये जो 5th कार्बन है ये वाला, सॉरी हाँ, तो ये 5th कार्बन से वही फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। और जो 1st कार्बन है, वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस और ये फॉस्फेट ग्रुप, तीनों मिलके बनता है एक न्यूक्लियोसाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी अपना डीएनए, ठीक है। DNA is a double helix structure, ठीक है, which was proposed by Watson and Crick in 1953, ठीक है। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था DNA के स्ट्रक्चर को ढूंढने के लिए 1962 में, ठीक है। The structure of DNA double helix is comparable twisted ladder. The salient features of Watson-Crick model of DNA are described as follows. DNA is a right-handed double helix structure. DNA is right-handed double helix structure जिसके अंदर 2 पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं या फिर स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, बराबर ना, वो उन्होंने बताया। 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का क्या मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे, कि ये दोनों पैरेलल है, लेकिन अगर एक ये डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा उसके एंटी डायरेक्शन में, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेस पेयर्स है, ठीक है। ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड नीचे की तरफ जाएगा, ओके। द विड्थ और द डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स इज़ 2 नैनोमीटर्स, ठीक है। यानी ये जो बीच का जो उनका लेंथ है, डायमीटर है, वो होता है 2 नैनोमीटर्स, ओके। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि ईच टर्न ऑफ हेलिक्स इज़ 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी जो एक टर्न है, ये एक टर्न है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो एक टर्न है हेलिक्स का, वो है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का। और इसके अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे टोटल 10 बेस पेयर्स आते हैं, ठीक है। और एक बेस पेयर के बीच का अंतर होता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, बराबर। तो 3.4 इंटू 10 जब हम लोग करते हैं, वी गेट 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ हाइड्रोफिलिक हाँ, ये जो अपना डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, बराबर, यहाँ पे पूरे फॉस्फेट ग्रुप्स है, ये फॉस्फेट ग्रुप है और बीच में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होते हैं नेचर में, कौन? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये जो फॉस्फेट का जो बैकबोन है, फॉस्फेट का जो चेन है, स्ट्रैंड है, ठीक है, ये
वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है अंदर, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है अंदर के साइड में, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. ओके, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर नॉट आइडेंटिकल बट कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. यानी जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है वो एक दूसरे के जैसे आइडेंटिकल नहीं है, मतलब सेम नहीं है. या जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए नहीं मिलेगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे आपको टी नहीं मिलेगा. आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं दिखते वो लोग, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. यानी यहाँ पे अगर ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे अगर जी है तो यहाँ पे सी होगा, 100% होगा, ठीक है. So they are complementary but they are not identical. Okay, the two strands are held together by hydrogen bond formed. ठीक है, ये जो दो strands हैं, ठीक है, ये strands मैं अनकॉइल दिखाता हूँ, ठीक है. समझो ये दो strands हैं, ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे G है, यहाँ पे T है, यहाँ पे C है, यहाँ पे फिर से A है. ओके, तो अभी इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे बनेगा. ए कॉम्प्लीमेंट करता है टी के साथ, ए जाता है थायमिन के साथ, जी जाता है सी के साथ, टी ए आया, सी के साथ जी आया, ए के साथ अगेन टी, बराबर. तो ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है. ओके, तो इनकी ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कैसे जॉइंड है, बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. ए और टी के बीच में हमेशा दो बॉन्ड होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड. जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, अगेन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. हमेशा याद रखो ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है. द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स ओनली. अभी ये एडिनिन जो है एंड ग्वानिन जो है, दे आर प्यूरिन्स एंड थायमिन एंड साइटोसिन जो है वो पिरिमिडिन्स है. तो देखो ए और टी के बीच में हमेशा बॉन्ड बनता है, ए और टी के बीच में हमेशा बॉन्ड बनता है और जी और सी के बीच में हमेशा बॉन्ड बनता है, बराबर ना. कभी ए और जी के बीच में बॉन्ड नहीं बनता. वही बोल रहा है कि हमेशा प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है. प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है. प्यूरिन बॉन्ड नहीं बनता, पिरिमिडिन बॉन्ड नहीं बनता. ओके, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन डीएनए हेलिक्स प्रूव्स चारगाफ रूल. चारगाफ रूल में इसी पार्ट में आपको आगे बताता हूँ व्हाट इज़ चारगाफ रूल. लेकिन जो अपना डीएनए है, ठीक है, वो चारगाफ रूल को प्रूव करता है, चारगाफ रूल को फॉलो करता है. ओके, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिसाइड्स ऑन वन ऑफ द टू स्ट्रैंड नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड. द अपोजिट स्ट्रैंड इज एंटीसेंस स्ट्रैंड. 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, ठीक है. एक स्ट्रैंड पर अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो उस स्ट्रैंड को बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड, और जो ये दूसरा जो रिमेनिंग स्ट्रैंड है उसे बोला जाता है एंटी सेंस स्ट्रैंड या फिर नॉन सेंस स्ट्रैंड. ओके, नाउ वी विल सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए. ठीक है, तो अपना जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए बहुत लंबा होता है, ठीक है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए बहुत लंबा डीएनए होता है जिसे हम लोग को फिट करना होता है एक न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है. न्यूक्लियोलस बहुत छोटा सा होता है, उसके अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे फिट होगा. जैसे अपने थ्रेड देखा है, धागा, ठीक है, धागा ऐसा लंबा होता है लेकिन उसे एक कार्डबोर्ड के शीट के ऊपर ऐसा लपेटा हुआ रहता है, गोल 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 गोल. तो इतना लंबा धागा इतने से छोटे से कार्डबोर्ड के शीट पे पूरा आ जाता है. वैसे अभी हम लोग इसका ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं किसका, डीएनए का, ठीक है. वो कैसे होता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं. सबसे पहले जो अपना डीएनए है, ठीक है, मैं पहले पढ़ाता हूँ फिर आपको डायग्राम दिखाता हूँ. द डीएनए डबल हेलिक्स इज रैप्ड अराउंड द कोर प्रोटीन नेमली हिस्टोन प्रोटीन. जो अपना डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप हुआ रहता है. हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक होता है नेचर में. हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होता है नेचर में, बेसिक होता है एंड उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अपना जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है.
डीएनए अपना नेगेटिव चार्ज का होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए अपना जो डीएनए है वो हिस्टोन के बहुत ही रैप हो जाता है। द कोर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन H2A, H2B, H3 एंड H4। जो हिस्टोन का कोर है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, जो मेन हिस्टोन प्रोटीन है वो चार प्रोटीन से बना हुआ है। एक है अपना H2A, H2B, H3 आणि H4, ठीक है। ये चार प्रोटीन से मिलके अपना हिस्टोन बना हुआ रहता है। मतलब ये H2A, उसके पीछे एक H2A, उसके H2B के पीछे एक H2B, H3 के पीछे एक H3 और H4 के पीछे एक H4, ऐसे टोटल 8 प्रोटीन्स हिस्टोन, 8 मॉलिक्यूल्स हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ईच कोर विद 2 टर्न्स ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड इट। ये जो एक ऑक्टेमर है, ऑक्टेमर यानी 8 मॉलिक्यूल्स का अपना हिस्टोन, और 8 मॉलिक्यूल्स थे ना, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2, 8 हो गए ना। तो ये जो अपना ऑक्टेमर है, ठीक है, उसके आजू बाजू 2 राउंड्स लेता है अपना डीएनए, ठीक है। उसके दूसरे कलर से दिखाता हूँ। अपना जो ऑक्टेमर है उसके बाजू में 2 राउंड्स लेता है अपना डीएनए, ठीक है। और उस 2 राउंड्स में बेसिकली आते हैं 150 बेस पेयर्स, 150 बेस पेयर्स। और ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम बेसिक यूनिट होता है क्रोमैटिन का, इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, ओके। यहाँ पे देखो, ये अपना ऑक्टेमर है, H2A, H2B, H2A, H2B, H3, H3, H4, H4, ठीक है। 8 मॉलिक्यूल से बना एक हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन ये अपना डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए एक राउंड लिया, दूसरा राउंड लिया, निकल गया, एक राउंड लिया, दूसरा राउंड लिया, निकल गया। और ये 2 राउंड्स में, ये जो 2 राउंड्स है उसके अंदर टोटल 150 बेस पेयर्स आए, 150 BP यानी बेस पेयर्स, ब्लड प्रेशर नहीं, बेस पेयर्स, ठीक है। मतलब 150 पेयर्स है, ये जो 2 राउंड्स लिया है डीएनए ने उसके अंदर 150 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। ये बीच में आता है लिंकर डीएनए, ठीक है। एक हिस्टोन से दूसरे हिस्टोन तक जाने के लिए जितना डीएनए होता है उसे लिंकर डीएनए बोलते हैं। फिर दूसरे हिस्टोन पे 2 राउंड्स लिया, फिर डीएनए बाहर निकला, फिर ये दूसरा लिंकर डीएनए, ठीक है। आफ्टर दैट न्यूक्लियोसोम्स आर सेपरेटेड बाय स्पेसर डीएनए। अच्छा हाँ, ये जो एक न्यूक्लियोसोम हुआ, ठीक है, मतलब ये अपना हिस्टोन प्रोटीन और ये 2 रैप्ट हुए डीएनए, ठीक है। तो ये अपना एक न्यूक्लियोसोम बनाता है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं बाय स्पेसर डीएनए। स्पेसर डीएनए मतलब अपना लिंकर डीएनए, जो मैंने आपको दिखाया 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए, दैट इज़ अपना लिंकर डीएनए या फिर स्पेसर डीएनए, ठीक है। Spacer DNA to which histone 1 is attached. This continuous string of nucleosome representing beads on string formation of chromatin is termed as 10 nanometer fiber. ये जो ऐसा, ये एक न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, ये देखो एक मोतियों की माला लग रही है, बराबर ना, द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसे बोलते हैं द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग फॉर्म, ठीक है। ये होता है 10 नैनोमीटर का फाइबर, ठीक है। तो ये 10 नैनोमीटर के फाइबर को अभी हम लोग, 10 नैनोमीटर का फाइबर भी जो है ना वो अपने न्यूक्लियोलस के अंदर बैठता नहीं है, ठीक है। तो इससे हम लोग और फर्दर कॉलिंग करते हैं, ठीक है। मतलब कैसे है, तो टोटल देखो क्या होता है, दिस 10 नैनोमीटर फाइबर इज़ फर्दर कॉइल्ड टू प्रोड्यूस 30 नैनोमीटर फाइबर विच हैज़ अ सोलेनॉइड स्ट्रक्चर विद 6 न्यूक्लियोसोम इन एवरी टर्न। तो अभी हम लोग इसे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाने वाला है। आई विल शो यू, यहाँ पे है, नहीं है, ओके, आई विल शो यू यार। ये अपना न्यूक्लियोसोम थे, बराबर, ये लिंकर डीएनए, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ये लिंकर डीएनए, ये लिंकर, ये न्यूक्लियोसोम, बराबर, ऐसा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे
6 न्यूक्लियोसोम, 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम, ठीक है। फिर दूसरे लूप पे 6 न्यूक्लियोसोम, ऐसा लूप बनाते जाएंगे। ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, ये तीसरा लूप, ऐसे लूप्स बनाते जाएंगे कि एक लूप में 6 न्यूक्लियोसोम आएंगे, हर एक लूप में 6 न्यूक्लियोसोम्स आएंगे, ठीक है। फिर जाके वो ये जो 10 नैनोमीटर्स का जो फाइबर था, ठीक है, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग वाला जो 10 नैनोमीटर का फाइबर था, अभी वो छोटा हो गया, ठीक है। ऐसे लूप्स बने, उसके अंदर 6 न्यूक्लियोसोम थे हर एक लूप के अंदर, तो अभी वो 30 नैनोमीटर का फाइबर बन गया, ओके। अब ये न्यूक्लियोलस में फिट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए जो है वो अपना पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। जो डीएनए था वो अपना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर था, आरएनए अपना राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है। और इसे भी 3,5 फॉस्फोडाइस्टर ब्रिजेस से जॉइन किया हुआ है, ठीक है। ऑल्दो आरएनए हैज सर्टेन सिमिलरिटीज विद डीएनए स्ट्रक्चर, दे हैव स्पेसिफिक डिफरेंसेस। आरएनए के स्ट्रक्चर्स में कुछ डिफरेंसेस भी है, इसकी वजह से डीएनए और आरएनए तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आरएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए का स्ट्रक्चर सेम है डीएनए के जैसा, सिर्फ इसमें अलग क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड है, बराबर। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, यहाँ पे भी पेंटोज शुगर रहता है, यहाँ पे फॉस्फेट होता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आरएनए में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। बाकी सब सेम है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट है, देखो यहाँ पे फिर से देखो चाहिए तो फॉस्फेट ग्रुप का भी अटैचमेंट कैसे है। फॉस्फेट ग्रुप थर्ड से अटैच्ड है 5th तक, ठीक है। थर्ड से अटैच है 5th तक, ओके। यहाँ पे 5th कार्बन को अच्छे से डिनोट नहीं किया है, इसकी वजह से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्या इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं, किसके अंदर, डीएनए एंड आरएनए के बीच में, ओके। सबसे फर्स्ट पेंटोज शुगर, देखो अभी आरएनए के अंदर होता है राइबोस पेंटोज शुगर, ठीक है। राइबोस पेंटोज शुगर, वेयर इट इज़ राइबोस पेंटोज शुगर, और डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर, बराबर। मतलब आरएनए के अंदर सेकंड पोजीशन पे एक OH ग्रुप ज़्यादा होता है, और डीएनए में ये OH ग्रुप नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे H लगा होता है, OH नहीं होता, ठीक है। आरएनए में OH होता है, डीएनए में सिर्फ H होता है, ओके। फिर पिरिमिडिन्स, आरएनए में पिरिमिडिन एक यूरैसिल होता है, मतलब क्या बोलते हैं, कौन सा था, साइटोसिन और यूरैसिल होता है। बल्कि डीएनए में क्या होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है, ठीक है। साइटोसिन और थाइमिन ये 2 पिरिमिडिन्स होते हैं डीएनए के अंदर, और साइटोसिन और यूरैसिल होता है आरएनए के अंदर, ठीक है। तो मतलब क्या कि थाइमिन की जगह पे यूरैसिल आ जाता है आरएनए में, ठीक है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे मैंने बोला आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। लेकिन आरएनए में एक्सेप्शन है कि कभी कभी आरएनए जो है, मतलब ये खुद आरएनए है, ठीक है। जो आरएनए है वो खुद के साथ बॉन्ड बना लेता है कुछ जगहों पर जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं तो वहाँ पे वो पेयर बना लेता है, कभी कभी डबल बॉन्ड्स क्रिएट कर लेता है, डबल स्ट्रैंड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ओके। चारगॉफ रूल जो है वो डीएनए ऑबे नहीं करता, ठीक है। चारगॉफ रूल डीएनए ऑबे नहीं करता, आरएनए ऑबे नहीं करता, डीएनए ऑबे करता है, ठीक है। क्योंकि जो अपना आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, और चारगॉफ रूल के लिए डबल स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। मतलब चारगॉफ रूल में बताता हूँ, नीचे है। चारगॉफ रूल में क्या होता है एक्चुअली, जो पिरिमिडिन्स होते हैं ना, पिरिमिडिन्स होते हैं पिरिमिडिन्स, ठीक है, दैट आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्यूरिन्स। मतलब अगर एक डीएनए में 50 पिरिमिडिन्स है तो प्यूरिन्स भी 50 ही होंगे,
ठीक है, ये है चारकॉफ रूल। लेकिन आरएनए में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आरएनए में 50 पिरिमिडिन्स है तो उसके अंदर 20 प्यूरिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर डिफ़र कर सकता है, मतलब प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स इक्वल नहीं होते हैं आरएनए के अंदर, लेकिन इक्वल होते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। ऑर्निसोल कलर रिएक्शन, ऑर्सिनॉल कलर रिएक्शन मतलब क्या है? ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन आरएनए में होता है, ठीक है। ये रिएक्शन आरएनए में होता है ड्यू टू व्हाट, जो मैंने आपको बोला कि ये जो राइबोज शुगर है उसके अंदर यहाँ पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये OH ग्रुप के वजह से ये ऑर्सिनॉल कलर दिखाता है, ठीक है। ये रिएक्शन को पॉजिटिव दिखाता है। और ये जो एक O कम होता है डीएनए में, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये ऑर्सिनॉल कलर रिएक्शन नहीं दिखा पाता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये आरएनए और डीएनए में और एक ये डिफरेंस आता है, ठीक है। आफ्टर दैट susceptibility to alkali hydrolysis. Alkali can hydrolyze RNA to 2,3 cyclic diesters, ठीक है। अल्कली के साथ जब आरएनए को ट्रीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं आरएनए का, तब आरएनए से 2,3 साइक्लिक डाइएस्टर फॉर्म होता है। दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट सेकेंड पोजीशन। अभी ये क्यों होता है? अगेन ये जो राइबोज शुगर है उसका जो ये जो राइबोज शुगर है उसका जो सेकेंड कार्बन है वहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये लोग साइक्लिक डाइएस्टर में ब्रेकअप हो जाते हैं, ठीक है। और डीएनए में ये प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, अल्कली हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ठीक है। टोटल 6 डिफरेंसेस हम लोग ने देखे आरएनए और डीएनए के बीच में, ओके। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीएनए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। आरएनए के मेजर 3 टाइप्स होते हैं, मेजर 3 टाइप्स होते हैं, बाकी तो आरएनए बहुत टाइप्स के होते हैं। मेजर मैसेंजर आरएनए एक है, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, यानी अपना mRNA, tRNA और rRNA। mRNA 5 से 10% होता है बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर, 5 to 10%। tRNA 10 to 20% होता है, और सबसे ज़्यादा 50 to 80% rRNA अपने सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस परसेंटेज आर वेरी इम्पॉर्टेंट, याद रखना, ओके। यहाँ पे उन तीनों के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, ओके। ये mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जो अपना मैसेज लेके जाने वाला है, मतलब ये सब हम लोग इनके जो फंक्शंस है, इनके जो रोल है, ये इनका जो काम है, हम लोग देखने वाले ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के टाइम पे, मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट टाइम वी आर गोइंग टू सी द फंक्शंस, ओके। सो ये mRNA का स्ट्रक्चर है, tRNA का स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है, और ये rRNA है, ओके। Beside these 3 RNAs refer above, the other RNAs are also present in the cells. जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ 3 मेजर टाइप्स थे आरएनए के, और भी बहुत सारे आरएनएस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि HNRNA, SNRNA, ठीक है, SNORNA, SCRNA, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। एक समझने के लिए कि अगर आपको किसी ने पूछा कि आरएनएस कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बता सकते हैं आरएनए बहुत टाइप के होते हैं, नॉट ओनली 3, ठीक है। मेजर 3 टाइप्स होते हैं आरएनए के। आरएनए आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। आरएनए जो होते हैं, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्टिंग में देखा था, राइट। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, बराबर। स्टार्टिंग में पढ़े हम लोग कि डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, जो पूरी जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ओके। सो RNAs vary in the structure and functions, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें एक समझने वाला टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ठीक है।
एक बार आप समझ गए तो आप कभी भूलोगे नहीं ये टॉपिक को, इतना इजी टॉपिक है। ठीक है, डीएनए जो है अपना वो जेनेटिक मटेरियल है, एज यू ऑल नो। ठीक है, और जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, जब सेल डिवाइड करता है और जो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, उनके पास सेम आइडेंटिकल कॉपी होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, मतलब एक जो सेल है, ठीक है, ये अगर आपका एक सेल है, मेन सेल है, ठीक है, ये जो सेल अगर डिवाइड हुआ, ठीक है, उसने दो डॉटर सेल्स बनाए, ठीक है, तो ये डॉटर सेल दो जो है एग्जैक्ट उनके पास सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उनके पास सेम यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब क्या, ये जो डीएनए है वो इतना सिमिलरली रेप्लिकेट बना रहा है, अपनी कॉपीज़ बना रहा है और इन दोनों डीएनए इन दोनों डॉटर सेल्स में भेज रहा है। ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है, वो खुद का कॉपीज़ कैसे बना रहा है, रेप्लिकेशन यानी खुद का कॉपी बनाना, एकदम डिट्टो कॉपी। ठीक है, वो कैसे बना रहा है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं इसका। ठीक है, रेप्लिकेशन इन यूकारियोट्स, रेप्लिकेशन of DNA in eukaryotes is closely resembles that of prokaryotes। जैसे प्रोकारियोट्स में रेप्लिकेशन होता है वैसे ही यूकारियोट्स में रेप्लिकेशन होता है। कुछ सर्टेन डिफरेंसेस होते हैं, मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं रेप्लिकेशंस के। ठीक है, फर्दर एटलीस्ट 5 डिस्टिंक्ट डीएनए पॉलीमरेज आर नोन इन यूकारियोट्स। डीएनए के अंदर 5 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, यानी 5 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ग्रीक लेटर्स आर यूज टू नंबर दिस एंजाइम्स। ठीक है, ये 5 जो अपने डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उन्हें डिनोट करने के लिए, वो 5 को डिस्टिंक्ट करने के लिए ग्रीक लेटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, व्हाट आर दैट ग्रीक लेटर्स, बताता हूँ। एक होता है अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्बडा यानी आंसर। ये 5 ग्रीक लेटर्स ये 5 ग्रीक लेटर्स डिनोट किए जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज के लिए, यानी डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा। ठीक है, ऐसे 5 लेटर्स हैं। ओके, तो 5 डीएनए पॉलीमरेज यूकारियोट्स रेप्लिकेशन में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन प्रोकारियोट में सिर्फ एक ही डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है। ओके, तो बेसिकली अभी हम लोग डीएनए पॉलीमरेज देखेंगे और इतना डीप में हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना डीप में हमें नहीं जाना है कि कितने मतलब कौन सा पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज कैसे एक्ट करता है, सिर्फ नॉर्मली ऊपर से हम लोग देखेंगे। इसके नोट्स मैंने अभी तक आपको अच्छे से बनाया नहीं है। नेक्स्ट पीपीटी जो रहेगा, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो रहेगा, उसमें आपको ये डीएनए रेप्लिकेशन के परफेक्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक डीएनए, ठीक है, दिस इज़ अपना एक डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हाँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, यहाँ पे जॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले एक एंजाइम आता है, नाम है हेलिकेस। हेलिकेस, ठीक है, हेलिकेस। यहाँ पे जो बेस पेयर्स है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, बराबर है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो हेलिकेस आके क्या करता है, ये जो हेलिकेस है ये इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे कट करने लगता है जैसे जैसे कट करने लगता है वैसे जो अपना डीएनए था वो खुलने लगता है, बराबर। अपना डीएनए ठीक है, ये जो डीएनए था ये हेलिकेस ने ओपन कर दिया, बराबर, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड्स अलग हो गए। ठीक है, अभी क्या होता है, ये जो 2 स्ट्रैंड्स अलग हो गए, ठीक है, ये कॉइल थे, बराबर, ये कॉइल थे।
एक दूसरे पे। अब ये ओपन होते जा रहे होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर के साइड पे, यहाँ पे ये ऊपर के साइड पे थोड़ा स्ट्रेस आना चालू हो जाता है। क्या आना चालू हो जाता है? थोड़ा स्ट्रेस आना चालू हो जाता है। उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, ठीक है, उस स्ट्रेस को हल्का करने के लिए अगर अगर वो स्ट्रेस वैसा ही रखा गया तो अपना जो डीएनए है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अपना जो डीएनए है वो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, और जिसकी वजह से अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो वो को पूरा ख़राब हो सकता है। तो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एक स्ट्रेस रिलीवर एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टोपो आइसोमरेस, ठीक है। टोपो आइसोमरेस नाम का एक एंजाइम होता है दूसरा, जो यहाँ का स्ट्रेस रिलीव करता है। इसे हम लोग स्ट्रेस रिलीविंग एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये नाम याद नहीं रह रहा है तो हम लोग डायरेक्ट इसे स्ट्रेस रिलीविंग एंजाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक बात सोचो, अपना यहाँ से हेलिकेस आया, ठीक है। हेलिकेस एक कैंची की तरह काम करके गया। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे दोनों के बीच में, इसे काटते चला गया, बराबर। वो ऐसे काटते पूरे डीएनए को ऐसे काट देगा, मतलब एक डीएनए को ऐसे दो भाग में डिवाइड कर देगा, बराबर। तो भी ये यहाँ तक आया काटते, ठीक है। तो भी तुम लोग सोचो, यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, समझो, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थायमिन है, बराबर। ये दोनों ने बॉन्ड बनाया था, लेकिन हेलिकेस ने आके इन दोनों के बॉन्ड को काट दिया, ठीक है। इन दोनों के बॉन्ड को काट दिया। अभी ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। हेलिकेस काटते अभी यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अभी हेलिकेस यहाँ तक पहुँच गया, हेलिकेस अभी इन लोग को ऐसा पूरा काटने वाला है, ठीक है। लेकिन जब हेलिकेस यहाँ पे पहुँचा तो ये दोनों फिर से बॉन्ड तो बना सकते हैं ना, इन दोनों के बीच में फिर से डबल बॉन्ड बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है ना। तो इन दोनों के बीच में फिर से बॉन्डिंग ना हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में फिर से बॉन्डिंग ना हो, इसके लिए और एक एंजाइम है, और एक एंजाइम आता है जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएसबीपी, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करेगा? एडेनाइन के यहाँ पे आके चिपक जाएगा, थायमिन के यहाँ पे, ये दूसरे जो नाइट्रोजनस बेस है उन सब के यहाँ ऊपर आके चिपक जाएगा, जो इन दोनों का जो बॉन्डिंग था उसे बचाएगा, इन दोनों को बॉन्ड फॉर्मेशन करने नहीं देगा फिर से, ठीक है। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने तीन एंजाइम्स देखे। सबसे पहले आया हेलिकेस, जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो थे उन लोग को काटते गया, ठीक है। एक डीएनए को अनकॉइल करता गया, ठीक है। जो कॉइल डीएनए था इसे अनकॉइल करते गया, बराबर, दो हिस्सों में डिवाइड करते गया, अनकॉइल करते गया। फिर जो स्ट्रेस बढ़ रहा था ये डीएनए पे, उसको बचाने के लिए आया ट्रोपोआइसोमरेस, वो स्ट्रेस को रिलीव करने आया ट्रोपोआइसोमरेस। फिर जो दो स्ट्रैंड्स थे अनकॉइल्ड हुए वो फिर से कॉइल ना हो सके, इसके लिए एसएसबीपी आया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आया, ठीक है। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर बना था, ऐसे समझो, जैसे बताता हूँ। रेप्लिकेटिंग फोक बोलते हैं, याद आ रहा है? कुछ 12th में पढ़े थे रेप्लिकेटिंग फोक, ये ऐसा वाई शेप का स्ट्रक्चर है रेप्लिकेटिंग फोक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मतलब क्या है कि ये डीएनए है, कॉइल्ड डीएनए, हाँ, मतलब ये ऐसा कॉइल्ड है, ठीक है, मतलब दो स्ट्रैंड्स है ऐसे, ठीक है, मैंने डायरेक्ट बनाया, ठीक है। और ये अनकॉइल्ड डीएनए है जो हेलिकेस ने काट दिया है। हेलिकेस अभी तक यहाँ पे काम करते जा रहे हैं, इनको भी काटते जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस रिलीविंग हो गया, यहाँ पे एसएसबीपी सब जगह पे आके चिपक गए, ठीक है। अभी क्या होगा? अभी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो डीएनए होता है वो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एंटी पैरेलल होता है। एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा ये डायरेक्शन में जाएगा, बराबर। तो वैसे ही देखो, वेट अ मिनट, हाँ, तो जैसे अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, so this is 5' end,
ये 3 प्राइम एंड है, 3 वे, ये 5 होगा फिर, और यहाँ पे ये 3 प्राइम होगा, ठीक है। तो डीएनए जो है, डीएनए का जो बनना स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनना स्टार्ट होता है। डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम तक बनता है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे और एक एंजाइम आएगा आरएनए प्राइमर नाम का। आरएनए प्राइमर का काम क्या होता है, आरएनए प्राइमर बताता है कि यहाँ से हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर आएगा, एक जगह पे चिपक जाएगा, ठीक है। आरएनए प्राइमर यहाँ आएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा, आरएनए प्राइमर आएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा, 5 प्राइम 3 प्राइम, हाँ यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो अभी डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज कैसे बनाएगा पता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक डीएनए बनाना चालू करता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये 5 प्राइम एंड है, बराबर, ये 3 प्राइम एंड है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो ये डीएनए ऐसे बनाते जाएगा, बनाते जाएगा, बनाते जाएगा, ठीक है। डीएनए बनाते जाएगा मतलब क्या, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी लाएगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी लाएगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी लाएगा, वो, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज ऐसे बनाते जाएगा, ओके। सिंगल ऐसे, जैसे जैसे यहाँ से हेलिकेज, अभी यहाँ पे हेलिकेज एक्ट कर रहा है तो उसने ये बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे अनकॉइलिंग किया, तो फिर ये जो अपना डीएनए पॉलीमरेज है वो ऐसे बढ़ते जाएगा, बराबर। लेकिन ये जो दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, ये जो दूसरा स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम से चालू हो रहा है 3 प्राइम एंड तक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक बनाएगा, यानी अपना जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से ऐसा बनाएगा ना, यहाँ पे कैसा था कि यहाँ पे 5 प्राइम यहाँ ये साइड है, 3 प्राइम ये साइड है, तो डीएनए पॉलीमरेज ने कैसे काम किया, ऐसे काम किया, बराबर ना। तो अभी वो कैसे काम करेगा, इस दिशा में काम करेगा, बराबर। तो देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज, ये प्राइमर लगा है, डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम तक बना, तब तक हेलिकेज ने और काट दिया, ठीक है। तो फिर से प्राइमर आया, यहाँ पे लगा, ठीक है, फिर से प्राइमर आया, वहाँ पे लगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने फिर ऐसा बनाया, ठीक है, फिर और काटा, हेलिकेज यहाँ पे काम कर रहा है ना, हेलिकेज जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है ना, और ऐसे काटते जा रहा है, ठीक है। अभी हेलिकेज ने यहाँ पे इसको भी अनकॉइल कर दिया, यहाँ का जो बॉन्ड था उसे भी निकाल दिया, ठीक है। तो अभी प्राइमर आया, फिर से उसने यहाँ पे प्राइमर लगाया, ठीक है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने फिर से बनाया, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। ये कैसे बन रहा है, सीधे ऐसे 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 बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। लेकिन इसका वे कैसे है, पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, ठीक है। तो इसे बनने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये होता है लैगिंग लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीड कर रहा है, फटाक से बना रहा है एक ही सीक्वेंस में ऐसे। लेकिन ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे है, तो इट इज़ लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ बाकी है कि अभी ये देखो, ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है, ऐसे बहुत सारे टुकड़े आएंगे, ठीक है। तो ये टुकड़ों पे कैसे डीएनए अपना रेडी होगा ना, डीएनए से टुकड़े पे तो नहीं होता। तो इन टुकड़ों को जॉइन करने के लिए और एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है लाइगेस, आप लिखो LIGASE, लाइगेस एंजाइम आएगा, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है वो क्या करेगा, ये टुकड़ों को जॉइन कर देगा। लाइगेस का काम होता है जॉइन करना, तो ये इन्हें जॉइन कर देगा, और एक होगा यहाँ पे उसे जॉइन कर देगा, ठीक है। इसे जॉइन करते जाएगा, ओके, ठीक है। तो देखो एक अपना जो डीएनए, ठीक है, उससे हम लोग को 2 डीएनए बनते हैं, मतलब एक डीएनए था, ठीक है, एक डीएनए अगर दिखाता हूँ, ये एक डीएनए था, ठीक है, यहाँ पे। फिर इस एक डीएनए को हम लोगों ने क्या किया, अनकॉइल किया, तो इसके 2 स्ट्रैंड्स बने, एक यहाँ पे 5 प्राइम था, यहाँ पे 3 प्राइम था, यहाँ पे 3 प्राइम था, 3,
यहाँ पे 5 प्राइम एंड था। तो एक डीएनए यहाँ से बना, एक डीएनए यहाँ से बना, ठीक है। तो एक डीएनए का सिंथेसिस ऐसे होते गया, एक डीएनए का सिंथेसिस ऐसे होते गया। फिर इसे जोड़ने के लिए लाइगेज आया जिसने इन दोनों को जोड़ दिया, बराबर बराबर ना। तो अभी हम लोग के पास कितने डीएनए बने? 2 डीएनए, ये एक और ये एक, ठीक है। ये 2 डीएनए हमारे पास मिल गए, एक डीएनए से 2 डीएनए बने। फिर से जब रेप्लिकेशन होगा तो ये 2 डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स है, ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। फिर इस स्ट्रैंड पे और एक दूसरा डीएनए बनना चालू हो जाएगा, इस स्ट्रैंड पे दूसरा डीएनए बनना चालू हो जाएगा, बराबर। अभी हम लोग डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या है, और वो एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चला था, ठीक है। ये जो अपना डीएनए है, ठीक है, ये अपना डीएनए, ठीक है। उस डीएनए को हम लोग ने, मतलब जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों ने क्या किया, जो रेडियो एक्टिव रहते हैं ना आइसोटोप्स, वो उनमें ऐड कर दिया, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐड कर दिए जिसकी वजह से ये चमकने लगे, ठीक है। समझो ये ब्लू कलर के जो है ना वो रेडियो एक्टिव है, समझो। फिर ये जो रेडियो एक्टिव थे आइसोटोप वाले जो डीएनए था वो रेप्लिकेट हुआ, ठीक है। रेप्लिकेट उन्होंने करवाया, रेप्लिकेशन हुआ डीएनए का। तभी क्या हुआ, एक स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड था वो सेपरेट आउट हुआ, ये दूसरा स्ट्रैंड था वो सेपरेट आउट हुआ। ये देखो, ये जो एक स्ट्रैंड था वो यहाँ पे आया, ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड था वो यहाँ पे आया, बराबर। और फिर दूसरा एक नया स्ट्रैंड बना, एक नया स्ट्रैंड बना, यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बना, ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, बराबर। ब्लू वाले जो है वो रेडियो आइसोटोप वाला है, और जो ये पर्पल वाला है वो नया बना हुआ है, बराबर ना। उसके बाद जब ये वाला डीएनए है, ठीक है, ये जो 2 डीएनए अभी बने, एक डीएनए से 2 डीएनए बने, ठीक है। उसके अंदर ये एक ओरिजिनल पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड है, पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड है, बराबर ना। तो अभी ये जो डीएनए ये फिर से रेप्लिकेट होंगे। मतलब क्या होगा, अभी ये जो स्ट्रैंड है ऊपर वाला वो एक, और ये दूसरा एक स्ट्रैंड, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रैंड बना, सॉरी, ये एक स्ट्रैंड बना, और ये दूसरा ओरिजिनल पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड, ठीक है। तो भी इसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनना चालू हो जाएगा, ये इसका एक स्ट्रैंड और ये इसका एक स्ट्रैंड, ठीक है। मतलब अभी ये पूरा नया डीएनए बन गया, ये तो पूरा नया है, इसमें पेरेंट डीएनए है ही नहीं, पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड है ही नहीं, ब्लू कलर रेडियो आइसोटोप है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे है, जो रेडियो आइसोटोप के 2 स्ट्रैंड्स थे वो हर एक रेप्लिकेशन के बाद वहाँ पे दिख रहे थे, ठीक है। मतलब सेमी कंजर्वेटिव है डीएनए, मतलब सेमी यानी आधा, यानी आधा स्ट्रैंड दूसरे डीएनए में है, आधा स्ट्रैंड दूसरे डीएनए में। यानी इसका मतलब जो पेरेंट से आपको डीएनए मिलता है वो आपके बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। सिर्फ वो रेप्लिकेट हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। आधा डीएनए बन जाता है, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी यानी आधा, ठीक है। तो ये सेमी है, ये आधा सेमी है, ठीक है। तो ये सेमी होके कंजर्व हो रहे हैं अपने बॉडी में, फुल नहीं कंजर्व होता है। जैसे पेरेंट से मिला है वैसा फुल कंजर्व नहीं होता, सेमी बन के कंजर्व होता है, आधा बन के कंजर्व होता है, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट के जो डीएनए है वो पूरे अपने बॉडी में अभी तक प्रेजेंट है। इट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, ठीक है। समझा? नहीं समझा होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाके लिखो कि हमें अच्छे से विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। समझा होगा, इजी है, 12th में पढ़े हुए हो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से नहीं समझ रहे तो अगेन वीडियो फिर से देख लो, ठीक है, समझ जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे देन नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना,
आई विल अगेन एक्सप्लेन यू, ठीक है। जेनेटिक कोड लास्ट टॉपिक है। जेनेटिक कोड इजी टॉपिक है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोडॉन होता है, ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, mRNA के ऊपर। ये जेनेटिक कोड आपको बेसिकली कहाँ पे, ये अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा ना तो आगे जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब आपको ये काम आएगा, ठीक है। जेनेटिक कोड पे क्या, जेनेटिक कोड मतलब ये कोड है, ये कोड लैंग्वेज है, ठीक है। मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। ये mRNA के ऊपर होता है। ये जो DNA है वो, ठीक है, ये अपना DNA उसने ट्रांसक्रिप्शन किया, RNA बनाया, ठीक है। DNA ने अब RNA बनाया, कौन सा RNA, mRNA बनाया, ठीक है। mRNA के ऊपर बहुत सारे कोड बने हुए हैं, जैसे ATGU T नहीं आएगा, RNA में थाइमिन नहीं होता, बराबर ना, यूरेसिल होता है, यूरेसिल CAGU, ठीक है। तो ऐसे कोड्स बने रहेंगे। तो ये कोड्स क्यों होते हैं? अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए। प्रोटीन्स, देखो अमाइनो एसिड क्या होता है, अब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाने वाला है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाने वाला है। तो ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को एक साथ लाना पड़ेगा ना। अभी कौन से अमाइनो एसिड्स, कौन से अमाइनो एसिड्स, वो कैसे पता चलेगा? तो वो इस कोड की मदद से पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो कोड है, जो कोड है वो 3-3 करके पढ़े जाते हैं। ये एक अमाइनो एसिड को बुलाएगा, ये दूसरे अमाइनो एसिड को बुलाएगा, ये दूसरे अमाइनो एसिड को बुलाएगा, ये तीसरे अमाइनो एसिड को बुलाएगा, ठीक है। ये एक कोड है, ये दूसरे अमाइनो का कोड है, ये तीसरे अमाइनो का कोड है। एक अमाइनो एसिड को बुलाने के लिए 3 कोड होते हैं। एक अमाइनो एसिड को बुलाने के लिए एक अमाइनो एसिड को बुलाने के लिए हमेशा 3 कोड होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं, ट्रिपलेट 3, ठीक है। तो ये कोडॉन्स में क्या होता है, प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। थाइमिन यूरेसिल होता है, ठीक है। और ये इनके अगर हम लोग सीक्वेंस देखो तो 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब क्या, यानी AUG पकड़, GUA, AUC, AUT, UUU, ऐसे 64 टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 64 प्रोबेबिलिटी होती है कॉम्बिनेशंस की, ठीक है। तो कौन से, और वो एक कॉम्बिनेशन किस क्या बोलते हैं अमाइनो एसिड को कोड करेगा, वो नीचे एक टेबल है, उस टेबल में दिखाया गया। लेट्स सी दैट टेबल, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखो UUU, UUC, UUA, सॉरी UUC, ये दोनों मिलके फिनाइल को बुला रहे हैं, मतलब फिनाइल, ये जो अमाइनो एसिड है उसे कोड कर रहे हैं, ठीक है। UUA, UUG जो है वो ल्यूसिन अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है। मतलब एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए बहुत सारे कोड्स होते हैं। यहाँ पे देखो ल्यूसिन के लिए कितने कोड्स है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, बराबर। यानी UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG, ये 6 कोड मिलके सिर्फ ल्यूसिन को बुलाते हैं। इसमें से कोई भी कोड रहेगा ना तो जो अपना TRN है वो ल्यूसिन को लाएगा, ठीक है। ये सब आपको प्रोटीन सिंथेसिस में अच्छे से समझ जाएगा, अच्छे से, ठीक है। आफ्टर दैट AUU, AUC, AUA, ये सब जो है वो आइसोल्यूसिन को बुलाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट वाला जो है कि AUG ये स्टार्टिंग कोडॉन होता है। मतलब कभी भी mRNA स्टार्ट होगा, ठीक है, कभी भी mRNA जब स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्टिंग में हमेशा AUG ही लिखा होगा, AUG ही लिखा होगा। और ये AUG जो है वो हमेशा क्या लाएगा, मिथियोनिन लाएगा। AUG के ऊपर हमेशा मिथियोनिन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का सबसे पहला अमाइनो एसिड, मतलब प्रोटीन का सबसे पहला अमाइनो एसिड हमेशा मिथियोनिन होता है, याद रखना। सबसे पहला अमाइनो एसिड इज़ मिथियोनिन। और इसका एंड कहाँ पे होता है पता है, जहाँ पे
लास्ट में यू ए जी होगा तो स्टॉप हो जाएगा, या फिर यू जी ए होगा, यू जी ए तो स्टॉप हो जाएगा। दिस थ्री आर स्टॉप कोडॉन, ठीक है, दिस थ्री आर स्टॉप कोडॉन। ये देखो, ये स्टॉप कोडॉन्स है, ठीक है, यू जो यू 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 ए, यू ए जी एंड यू जी ए, दिस आर स्टॉपिंग कोडॉन, ठीक है। तो ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये पूरा टेबल है इसमें अच्छे से दिया गया है कि फिनाइल के लिए कौन फिनाइल एनिलीन को कौन क्या बोलते हैं कोड करता है, ल्यूसीन को कौन कोड करता है, आइसोल्यूसीन का कौन कोड है, वैलिन का कौन है, ठीक है, सीरीन को कौन कोड करता है, हिस्टामिन, ग्लाइसिन, ठीक है, इन सब का कौन कोड करता है, ये इस टेबल में दिया हुआ है। ये इनके कोड्स है, ये बाय हार्ट मत करने बैठना, सिर्फ ये याद रखना स्टार्टिंग कोडॉन कौन है और स्टॉपिंग कोडॉन्स तीन कौन से हैं, ठीक है। इन स्टॉपिंग कोडॉन्स को कुछ नाम दिए गए हैं, इन स्टॉपिंग कोडॉन्स को कुछ नाम दिए गए, एम्बर, ऑकर एंड ओपल, एम्बर, ऑकर एंड ओपल, यू ए, यू जी ए एंड यू ए जी। यू ए को एम्बर बोलते हैं, यू जी ए को ऑकर बोलते हैं एंड यू ए जी को ओपल बोलते हैं, ठीक है। ये इनके नाम है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हाँ, टोटल अमाइनो एसिड्स, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के अंदर, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जिनको बुलाने के लिए हमारे पास 64 कोड्स हैं, 64 कोड्स हैं सिर्फ कितने अमाइनो एसिड के लिए, 20 अमाइनो एसिड्स के लिए, बराबर। एंड जेनेटिक कोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक कोड यूनिवर्सलिटी होती है जेनेटिक कोड में, ठीक है। यूनिवर्सलिटी होती है इन द सेंस व्हाट, कि जो अगर देखो ए यू जी है, ए यू जी वो यहाँ पे मिथियोनिन को बुला रहा है, मेरी बॉडी में वो मिथियोनिन को बुला रहा है, तो आपके बॉडी में भी वो सेम मिथियोनिन को ही कोड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए यू जी अब इधर मिथियोनिन बुला रहा है, मेरे बॉडी में मिथियोनिन को कोड कर रहा है, आपके बॉडी में ल्यूसीन को कोड करेगा, ऐसा नहीं होता। ये यूनिवर्सल कोड्स होते हैं, ठीक है। ए यू जी मिथियोनिन तो मिथियोनिन, ठीक है। यू जी ए स्टॉप कोडॉन है तो स्टॉप कोडॉन ही होगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, ठीक है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है कि जैसे यू ए जो है वो कोडॉन मिथियोनिन को कोड करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन सेम कोडॉन मतलब यू ए जो कोडॉन है वो आइसोल्यूसिन को कोड करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिथियोनिन को कोड करता है और साइटोप्लाज्म के अंदर आइसोल्यूसिन को कोड करता है, यू ए सॉरी, ठीक है। सिर्फ ये ऐसे कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ के सभी कोडॉन्स जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। आफ्टर द स्पेसिफिसिटी, एक पर्टिकुलर कोडॉन जो है वो ऑलवेज एक सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। जो ये कोडॉन जो है यू जो भी है, ठीक है, यू ए जी नहीं, ये तो स्टॉप कोडॉन है, यू, ठीक है। ये जो कोडॉन है समझो, वो अगर एक चीज़ के लिए हाँ यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि यू जी जी जो है वो ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है, देन इट इज़ गोइंग टू कोड फॉर ट्रिप्टोफैन ओनली, स्पेसिफिक है, ठीक है। दे आर हाईली स्पेसिफिक और अनएम्बिगियस कोडॉन्स पे इन्हें बोला जाता है स्पेसिफिक कोडॉन्स या फिर अनएम्बिगियस कोडॉन्स। आफ्टर दैट दे आर नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग इन द सेंस व्हाट, देखो यहाँ पे बताता हूँ, लिसन, हाँ, नॉन ओवरलैपिंग मतलब व्हाट, कि ये समझो एक mRNA के क्या बोलते हैं कोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tRNA आता है, 3 को पहले पढ़ेगा, UUA, UUU सॉरी, फिर बाकी के 3 को पढ़ेगा, UCUU, फिर आगे के 3 AGA, फिर उसके आगे के 3 GGA। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसने ये 3 पढ़े UUU, अभी वो UUC पढ़ेगा, अभी वो UCU पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो tRNA है उसने पहले UUU को पढ़ा,
तो पहले यू को पढ़ा, अब यू सी को पढ़ रहा है, फिर यू सी यू को पढ़ा, फिर सी यू, ऐसा नहीं पढ़ता वो 3 में ही पढ़ता है। पहले उसने यू पढ़ा, अब वो सी यू पढ़ा, फिर ए पढ़ा, फिर जी पढ़ा। ठीक है, तो ये नॉन ओवरलैपिंग होता है, एक दूसरे के ऊपर बार बार ओवरलैप नहीं किया जाता। देखो पहले मैंने बताया उसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग दिख रही थी आपको। अभी देखो ये यू है, ये सी यू है, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, बराबर ना, तो दे आर नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, ये बता रहे हैं। ओके, सो इतना पार्ट अभी हम लोग ने कवर अप कर लिया है। जेनेटिक कोड्स हो गया, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, सेमी कंजर्वेटिव नेचर हो गया डीएनए का। ठीक है, मे भी आपको सेमी कंजर्वेटिव नेचर ना समझा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो कि बाबा सेमी कंजर्वेटिव नेचर नहीं समझा। ठीक है, बाकी का वीडियो आपको समझ गया होगा, आई होप। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना। ठीक है, कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर देना। ठीक है, आई विल चेक इट फॉर इट। ओके, थैंक यू, बाय।